हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी प्रॉपर कर पा रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले सेशन में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका था इंडियन फाइनेंशियल इकोसिस्टम के बारे में। बहुत छोटा सा एक मैंने वीडियो उस पर रेडी किया था ताकि आप लोगों को उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। अब मैं इस लेक्चर में थोड़ा डिटेल में जाऊंगा और हर एक पॉइंट को समझूंगा। देखिए डियर फ्रेंड्स, इसमें एक बहुत ही जरूरी बात समझना आप लोग। इंडियन फाइनेंशियल इकोसिस्टम में जो डेवलपमेंट्स हुई है, हाँ अभी मेरे स्क्रीन पे आपको जो शो हो रहा है इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। इसे समझेंगे जो इंडियन, याद रखिएगा, फाइनेंशियल सिस्टम इकोसिस्टम में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें क्या क्या खास बातें हैं, क्या फैसेट्स हैं, जी हाँ क्या क्या खास पॉइंट्स ऐसे ऑब्जर्व किए गए हैं जो कि डेवलपमेंट की तरफ हमें इंडिकेशन देते हैं। आइए एक एक पॉइंट को पकड़ते हैं, याद करते हैं, उनको अच्छे से समझते हैं। ऑलराइट, चलिए सबसे पहले कहता है कि देखिएगा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर हम देखेंगे यहाँ पर कि राइजिंग इनकम सर, हाँ राइजिंग इनकम आर ड्राइविंग द डिमांड। सर डिमांड किस चीज का डिमांड? फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज अक्रॉस इनकम ब्रैकेट्स। क्या सर? ध्यान समझना, लोग क्या है चाहते हैं, लोगों की इनकम बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? आर ड्राइविंग द डिमांड्स फॉर, कैसे कैसे बढ़ रही है? क्योंकि दे वांट टू मेक इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल सर्विसेज। लेट्स एग्जांपल ऑफ इट। यहाँ आज फाइनेंशियल मार्केट में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। जब मैं बार बार प्रोडक्ट्स कह रहा हूँ तो यहाँ पे कह रहा हूँ ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? ऐसे समझ लीजिए, ऐसे डॉक्यूमेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर हम देखें, ध्यान से देखिएगा, जैसे किसी कंपनी के शेयर्स में, मैंने पहले बताया था कंपनी बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में, या अलग अलग ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, या आप किसी बैंक की एफडी में, आरडी में, ठीक है, इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, अगर मान लीजिएगा एक इंसान का इनकम 20,000 है, एक इंसान का 50,000 है, एक इंसान का इनकम 1 लाख है, तो इन सब के लिए इनके इनकम ब्रैकेट के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट्स आज अवेलेबल है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपकी इनकम अगर सिर्फ 10,000 रुपीज है तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, आप क्या कर सकते हैं, आपके इनकम के अकॉर्डिंग भी यहाँ प्रोडक्ट अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहें तो म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं 5,000 रुपए से भी। तो जरूरी नहीं कि जिसकी इनकम 50,000 रुपए हो वो ही से इन्वेस्ट कर सकता है। और ऐसा भी है कि कुछ ऐसी कंपनीज होती है जिनके शेयर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन किस तरह के इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। थोड़ी सी जानकारी के लिए बता देता हूं, जब आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो ये हाईली रिस्की होता है, क्योंकि शेयर्स के अंदर उसका नेचर कैसा होता है, वो प्रॉफिट से कनेक्ट होता है, और प्रॉफिट कैसा है, अनसर्टेन, क्योंकि बिजनेस का आने वाला प्रॉफिट अनसर्टेन है। सो अगर प्रॉफिट हुआ तो आपको इनकम मिलेगा, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो आपको इनकम नहीं मिलेगा। ये किसका नेचर है? इक्विटी शेयर्स का। लेकिन ऐसे ही अगर आप मान लीजिएगा किसी कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं, और आप जानते हो कि डिबेंचर इज अ काइंड ऑफ लोन, ऑलराइट, एक तरीके का लोन है। लोन प्योरली लोन नहीं है, बट एक तरीके का लोन है। इन दैट केस अगर कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, कंपनी को उसके ऊपर इंटरेस्ट देना ही होगा। ऑलराइट, तो आपने देखा होगा किसी इंसान की इनकम कम है तो उसे ऐसे रिस्की इंस्ट्रूमेंट में तो पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जहां उसका प्रॉफिट हुआ तो पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। लेट्स एग्जांपल 10,000 इनकम जिनका है, अगर वो अपना 2,000 रुपीज शेयर्स में इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो रिस्क बहुत ज्यादा लेंगे। डिपेंड्स ऑन कि वो रिस्क लेते हैं या नहीं लेते हैं। लेकिन क्या हुआ, अल्टीमेटली ऐसे प्रोडक्ट्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं जो अल्टीमेटली आपको क्या दे रहे हैं, देखिएगा, आपके इनकम को इंक्रीज कर रहे हैं। सर कैसे? देखिएगा, यहां पर एग्जांपल दिए, राइजिंग इनकम आर ड्राइविंग द डिमांड्स। किस चीज की डिमांड? फाइनेंशियल सर्विसेज की। ऑलराइट, कैसे सर? अक्रॉस इनकम ब्रैकेट्स, अकॉर्डिंग टू योर इनकम, जितना आपका इनकम उसके हिसाब से आपकी ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट्स। नेक्स्ट, फाइनेंशियल इंक्लूजन। सर फाइनेंशियल इंक्लूजन derived from the RBI has expanded the targets market to semi-urban and rural areas। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझते हैं यहाँ पे, बहुत ही मजेदार बात है। देखिए, किसी भी कंट्री की हम बात करेंगे डेवलपमेंट की, मान लीजिएगा मैं यहाँ कहता हूँ सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज। देखिएगा, जो ऐसे एरियाज हैं जो अंडर डेवलपमेंट है, आई मीन अभी डेवलपमेंट एरियाज, आई मीन कंप्लीटली डेवलप नहीं हुए हैं, वहां एक्चुअल चैलेंज क्या है, वहां फाइनेंसेस अवेलेबल नहीं होते हैं। जी हाँ, वहां सोर्स ऑफ फाइनेंस अवेलेबल नहीं होता है।
सर सोर्स ऑफ फाइनेंस अवेलेबल नहीं होता मतलब वहां पर जनरली ये प्रॉब्लम आता है, याद रखिएगा, वहां मेजर प्रॉब्लम क्या आता है कि उनको लोन्स अवेलेबल नहीं हो पाते। ऐसे एरियाज में क्या अवेलेबल होते? लोन्स। लेट्स एग्जांपल ऑफ इट, आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है, बट कुछ ऐसे बैंक्स हैं जिनकी ब्रांचेस आपके अगर सेमी अर्बन एरियाज में या रूरल एरियाज में अवेलेबल नहीं है, या वो बैंक्स सेमी अर्बन एरियाज में या रूरल एरियाज में जब भी विलेज है, छोटे स्मॉल टाउन्स है, वहां वो फाइनेंस अवेलेबल कराते ही नहीं है या उनकी ब्रांचेस अवेलेबल नहीं है। इन दैट केस क्या होगा कि उस पर्टिकुलर एरिया का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। अच्छा, अब बैंकर रेगुलेटर कौन है? आरबीआई। तो आरबीआई ने ऑब्जर्व किया कि ठीक है, ऐसा होना चाहिए कि जो सेमी अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज है, बैंक्स और अलग तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि आरबीआई के अंडर में आते हैं, वो अपनी बिजनेस ब्रांचेस या बिजनेस ब्रांचेस ऐसे स्मॉल एरियाज में, रूरल और अंडर डेवलप्ड एरियाज के अंदर भी ओपन करें। ऑलराइट, तो उससे क्या होगा? अल्टीमेटली वहां पर भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो पाएगी, वहां के लोगों को भी अपने बिजनेस करने के लिए लोन्स अवेलेबल हो पाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पकड़ में आया, पहला राइजिंग डिमांड। कैसे सर? ताकि अकॉर्डिंग टू इनकम ब्रैकेट। अब डिमांड किसकी बढ़ी? फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की, फाइनेंशियल सर्विसेज की। दूसरा क्या हुआ? फाइनेंशियल इंक्लूजन। इंक्लूजन का मीनिंग यहाँ पे क्या है? सोर्स ऑफ फाइनेंस, ऑलराइट, स्मॉल एरियाज के लिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम ऑब्जर्व करते हैं, इन्वेस्टमेंट कॉर्पस। सर क्या? इन्वेस्टमेंट कॉर्पस। सर कॉर्पस क्या होता है बेटा? कॉर्पस हम लोग बोलते हैं फंड को, फंड एक तरीके से। अब ये कह रहा है कि बाय द 2025, बाय द 2025 क्या सर? बाय द 2025 ये एक्सपेक्टेड है कि 1 ट्रिलियन हो जाएगा इन्वेस्टमेंट कॉर्पस। किसके लिए? बाय द 2025 1 ट्रिलियन, ओह माय गॉड सर, 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स होगा। किसमें? इंश्योरेंस सेक्टर्स में हमारे पास अवेलेबल होगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, there are less number of people who are aware with the what benefits of insurance, but it is expected कि by the 2025 कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट फंड जो होगा, एक्चुअली फंड का मतलब इतना पैसा इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्ट हो चुका होगा। कितना? यूएस डॉलर 1 ट्रिलियन। ऑलराइट, एग्जाम में पूछ सकते हैं, याद रखिएगा, छोटे छोटे डिजिट्स है, इजीली याद भी हो जाएगा। नाउ क्रेडिट इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट पेनिट्रेशन in rising in the rural areas, of course, क्या क्या उनको वहां पर क्रेडिट फैसिलिटीज मिल सके, मतलब रूरल एरियाज में लोगों को बिजनेस करने के लिए क्या मिल सके? छोटे स्मॉल टर्म पर लोन्स मिल सके, रिलैक्स कंडीशंस पे हो, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर नहीं हो, एंड इंश्योरेंस फैसिलिटीज वहां अवेलेबल हो रही हैं। एंड इन्वेस्टमेंट पेनिट्रेशन, ऑफ कोर्स, अगर आप छोटा बिजनेस करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट पेनिट्रेशन मतलब अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए आपको मनी प्रोवाइड हो सके। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात क्या आया कि जो भी ऐसे एरिया, जो रूरल एरियाज है जहां पर फाइनेंस अवेलेबल नहीं है, ऑफ कोर्स इंडियन, याद रखिएगा, इंडियन फाइनेंशियल इकोसिस्टम के अंदर ये भी उसका एक फैसेट्स है, मतलब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां ऑब्जर्व किया गया है कि इंडियन फाइनेंशियल इकोसिस्टम फंड अवेलेबल कराता है रूरल डेवलपमेंट्स के लिए, रूरल एरियाज के डेवलपमेंट्स के लिए। ऑलराइट, नाउ अभी यहाँ पर आया हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को क्या सर? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, ऐसा लोग जिनके पास पैसे का कमी नहीं है, मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स वर्ड यूज हो रहा है, याद रखिएगा। जर्नली ये ऑब्जर्व किया गया है, जर्नली हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हम उन्हें कैटेगरी में रखते हैं जिनकी खुद की एसेट्स एटलीस्ट 10 करोड़ या मोर होती है। ये जनरली मैंने बताया आपको व्यू, ठीक है। सो यहाँ कहता है कि पार्टिसिपेशन इन द ग्रोइंग द वेल्थ मैनेजमेंट सेगमेंट। सर वेल्थ मैनेजमेंट सेगमेंट, फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल समझते हैं। आप बिजनेस कर रहे हैं और आपके बिजनेस को नीड है मनी की, नीड है मनी, और मान लीजिएगा एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल, जो ग्रुप ऑफ पीपल है इनके पास में मान लीजिएगा वो पैसा अवेलेबल है। वो मनी किनको प्रोवाइड करेंगे? उस बिजनेस को जिसको पैसे का जरूरत है। अच्छा, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिनकी नेटवर्थ मतलब उनका खुद का संपत्ति, खुद का असेट्स करोड़ों में है। सर जैसे एग्जांपल जनरली मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे 10 करोड़ उनकी अराउंड की नेटवर्थ है, ठीक है। याद रखिए मैं अल्ट्रा नहीं बोल रहा हूँ, अल्ट्रा नेटवर्थ, याद रखिए अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स वो होते हैं जिनकी खुद की एसेट्स है, जिनकी नेटवर्थ या ऑफ कोर्स उनकी खुद की एसेट्स कितनी 30 मिलियन डॉलर्स से उससे ज्यादा होती है, 30 मिलियन डॉलर्स से उससे ज्यादा होती है। ऑलराइट, यहाँ मैं कह रहा हूँ 10 करोड़ रुपीस। तो जो यहाँ पर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स उन्हें बोल रहे जिनकी खुद की नेटवर्थ 10 करोड़ और से ज्यादा है। अब वो लोग क्या कर रहे हैं? वेल्थ मैनेजमेंट पार्टिसिपेट। सर वेल्थ मैनेजमेंट पार्टिसिपेट कैसे करेंगे? आपके पास पैसा है, मींस आपका खुद का पैसा है, तो हम आपको अलाउ कर रहे हैं कि आप भी पैसा इन्वेस्ट करें कहां पर? बिजनेस में। अल्टीमेटली क्या होगा? सर वेल्थ क्रिएट होगी। ऑलराइट,
वेल कैपिटल मतलब पैसा आएगा। एनीवेज नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है ये देखिएगा, ये कहता है लोअर, अब देखिएगा लोअर म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन 5 to 6%, 5 to 6% सर, क्या 5 to 6% रिफ्लेक्ट्स द लेटेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। ये क्या है सर, बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना एकदम। आप जानते हैं म्यूचुअल फंड्स में आज के डेट में अराउंड मोर देन 2 and 3 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं। जी हाँ, मतलब इन्वेस्टर्स का मतलब आप और हम जैसे लोग, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2 से 3 करोड़ ऐसे लोग हैं, समझिएगा, जिन्होंने म्यूचुअल फंड में पैसा अपना इन्वेस्ट किया हुआ है। ऑलराइट, उन्होंने म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, जो मैंने आपको कल समझाया था कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। ऑलराइट, उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए लगभग जो है लोग वो 2 से 3 करोड़ है, 2 से 3 करोड़। ये रियलिटी बताऊं तो बहुत डेटा बहुत कम है एक्चुअली। क्यों, समझिएगा, दरअसल म्यूचुअल फंड इसकी अवेयरनेस जो है वो अर्बन सिटीज में या मेट्रो सिटीज में ज्यादा है, और जो यू नो एरिया ऐसे जो रूरल एरियाज हैं या सेमी अर्बन एरियाज हैं वहाँ इसकी अवेयरनेस कम है। एक्चुअल देखने में ये आया है, ये प्रैक्टिकल डेटा बता रहा हूँ मैं आपको, ये देखने में आया है जो रूरल एरियाज हैं या फिर सेमी अर्बन एरियाज हैं वो कम इन्वेस्टमेंट करते हैं। कहाँ पर म्यूचुअल फंड्स में। बट बाय द टाइम अब ये थोड़ा बदलाव आया। जी हाँ, अब ज्यादातर लोग, जी हाँ, 5 to 6% जो रेशियो बता रहा है ये एक इंक्रीज हुआ है। जी हाँ, अब रूरल और बैकवर्ड एरिया जाके जो कि लोग जो कम इन्वेस्टमेंट करते थे, जहाँ पे अवेयरनेस था, वहां से भी अब लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। देन क्या हुआ, उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ा है 5 to 6%, मतलब ऐसे एरिया से इन्वेस्टमेंट बढ़ी है जहां पर लोग इसको लेके कम अवेयर थे, और अब वो दे आर ग्रेजुअली अवेयर अबाउट इट, तो धीरे धीरे इसको लोग जान रहे हैं। ऑलराइट, पॉइंट समझ में आ रहा है, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान समझना, बहुत सिंपल है, टिपिकल नहीं है। कहीं भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। ऑलराइट, आइएगा ना। अब देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या लॉन्च किया, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। आप लोग शायद अवेयर होंगे इसके नाम से। क्या सर, इंडियन पोस्ट, सर हाँ इंडियन पोस्ट, हाँ IPPB, आपने नाम सुना होगा। जी हाँ, फिर जानके लिए बता दूं, जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, जी हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, हाँ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ये आपने सुना पोस्ट एंड टेलीग्राम, तो ऐसे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है वो इसको रेगुलेट कर रहा है, इसको देखता है। और ये जो एक्चुअली कंट्रोल होता है, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वर्क कहता है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 100% स्टेक है, मतलब जितना भी पैसा है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है इसमें, थ्रू दिस इट्स मिनिस्ट्री। ऑलराइट सर, ये क्या कर रहा है, समझाते हैं। जितना भी बैकवर्ड एरियाज है, रूरल एरियाज है, जहां पोस्ट ऑफिस सर्विसेज अवेलेबल है, अब वहीं पोस्ट ऑफिस सर्विसेज पे क्या हो सकता है, आप अपने सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वहां से मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, लोग फैसिलिटीज को अवेल कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा ऐसी फैसिलिटीज आपको यहाँ मिल जाएंगी। इंडियन पेमेंट पोस्ट, अच्छा यहाँ जो वर्ड बोल रहे हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट, ये एक बात समझ रहे हैं यहाँ पे आप लोग, इसकी भी लिमिट एक्चुअली, इसकी लिमिट जो है वो 1 लाख रुपीज है, 1 लाख रुपीज। जी हाँ, मतलब 1 लाख रुपीज का मतलब है कि इसमें जो मैक्सिमम अमाउंट आप डिपॉजिट्स कर सकते हैं ना वो 1 लाख तक कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं। और ये जो डिपॉजिट का लिमिट है, विड्रॉल की अगर बोलूंगा तो इसके थ्रू 1 लाख तक का अमाउंट आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है सर, ऐसा क्यों किया गया? अब सोचने वाला बात है ना, रूरल एरियाज के अंदर बैंक्स ब्रांचेस तो नहीं होता इतना, तो उसके लिए क्या किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इसे जोड़ा इस में पोस्ट ऑफिस के साथ में। ऑलराइट, सिंपल है, ताकि मनी का फ्लो बढ़ेगा, मार्केट में पैसा आएगा, लोग अपने पैसे के साथ ट्रांसफर एक्सचेंज कर पाएंगे दूसरे को। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट अगर हम ऑब्जर्व करें, आइएगा ध्यान से समझेंगे सब कुछ, बहुत ही शानदार तरीके से देखिएगा। इंडिया बेनिफिट्स फ्रॉम लार्ज क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ चैनल्स टू एक्सपांड रीच ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। जी हाँ, ये कह रहा है इंडिया बेनिफिट्स फ्रॉम लार्ज क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ चैनल्स, so large cross utilization channels to expand the reach of financial services। जी हाँ, अब सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हम देखिएगा इंडिया में इन्वेस्टमेंट सिर्फ इंडियन लोग ही करेंगे। देखिए एक चीज समझना, मैं बहुत सिंपल थ्योरी समझाता हूँ उसकी आपको। जब मार्केट में मनी अवेलेबल होगा ना, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अवेलेबल होंगे, जहाँ देखिएगा उतना ही इकोनॉमिकली हम डेवलप होंगे, क्योंकि बिजनेस आइडियाज है, लेकिन अगर फाइनेंस अवेलेबल नहीं है या ऐसा फाइनेंस अवेलेबल है जो कि डेट बर्डन बहुत ज्यादा है, उसको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये भी अलाउ किया गया
कि इंडिया के अंदर जो आउटसाइडर्स हैं, बाहर की कंट्री के जो लोग हैं, वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उन लोगों को कुछ रूल्स रेगुलेशंस और कुछ या रेगुलेटर्स की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। महाराष्ट्र हैज लॉन्च्ड इट्स मोबाइल वॉलेट फैसिलिटी। ऑफ कोर्स मोबाइल वॉलेट फैसिलिटी शानदार। मोबाइल वॉलेट फैसिलिटी अलाउइंग द ट्रांसफरिंग ऑफ फंड्स फ्रॉम अदर मोबाइल वॉलेट्स एंड महाराष्ट्र द फर्स्ट। हाईलाइट कर लीजिएगा, जरूर जरूर जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में डेफिनेटली पूछ सकते हैं आपसे। ये पहला था ऐसा महाराष्ट्र में मोबाइल वॉलेट सर्विसेज पहले स्टार्ट किए। सर मोबाइल वॉलेट, हाँ, आप अपना ऑफकोर्स सेलफोन के थ्रू फंड ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे सेलफोन में। अभी बहुत फेमस हो गया, अब तो सब जगह ऑलमोस्ट अवेलेबल है। महाराष्ट्र में से पहली बार स्टार्ट किया गया सबसे पहले। ऑलराइट, नाउ एज ऑन अक्टूबर 2018 ये क्या डेटा था, कहता है फाइनेंशियल इंक्लूजन लैब हैज सेलेक्टेड 11 फिनटेक इनोवेटर्स। सर ये फिनटेक इनोवेटर्स क्या होता है बेटा? फिनटेक इनोवेटर्स का मतलब होता है जो फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी का बात कर रहा है। सर टेक्नोलॉजी, हाँ जी, लाइक जैसे हम बात करेंगे फिनांस, अगर आप एजुकेशन का बात करें, सेक्टर कवर किए हैं, ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज, आपको कुछ खरीदना बेचना है, तो इन चीज़ों का जोड़ा गया फाइनेंस इन टेक्नोलॉजी, फिनटेक। अब ये फिनटेक जो इनोवेटर्स है, ऐसे बड़ा बड़ा कंपनीज लाइक IBM, नाम सुने हैं आप लोग? IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, बहुत बड़ा कंपनी है, इंडियन नहीं है लेकिन बहुत बड़ा कंपनी है, ठीक है। ऐसा कई सारा जो कंपनीज हैं उन्हें जोड़ा गया, ताकि क्या होगा, अब जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं प्लस फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी, तो बिजनेस कैसे होगा और इंप्रूव हो पाएगा। तो यहाँ पे पहले फिनटेक 11 फिनटेक with an investment of $9.5 million promoted by the IIM Ahmedabad Bharat Inclusion Initiatives along with JP Morgan, Michelle Sustain Dal Foundation, Bills and ये देखिएगा आगे Bills, ये MBM जो है ना, इसका एक्चुअली फाउंडर माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर बिल गेट्स, ठीक है, एंड बिल गेट्स फाउंडेशंस। अब ये लोग कौन है जिन्होंने फाइनेंस और टेक्नोलॉजी को साथ जोड़ा। सर ये JP मॉर्गन, मिशेल, ये याद रखिएगा, बहुत शानदार लोग है, छोटा मोटा आदमी नहीं है। JP मॉर्गन ये US बेस्ड एक एक्चुअली ये बहुत बड़ी रेटिंग एजेंसी है जो बेसिकली रेटिंग देती है डेट इंस्ट्रूमेंट्स को कि कौन सी एंटिटी इंस्ट्रूमेंट्स में, आई मीन जिन्होंने लोन ले रखा है वो किस तरह से परफॉर्म कर रही है, अपना लोन रीपे कर पा रही नहीं कर पा रही है, एंड बहुत बड़ा ग्रुप है। तब और डिटेल में आगे जाऊंगा उसके बारे में बताने के लिए आपको। नाउ फर्दर, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला जी ऐसा है, हम लोग अलाउ करते हैं आप लोगों को। क्या सर अलाउ करते हैं? क्या अलाउ करते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव द न्यू बैंकिंग लाइसेंसेस एंड इंक्रीज द एवरेज लिमिट्स इन इंश्योरेंस सेक्टर। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एक्सपेक्ट किया है कि जो एवरेज लिमिट्स, आपको याद है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में बताया था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कहां से मिल रहा है आपको? बाहर से। इसमें क्या किया देखिएगा, अप्रूव द बैंकिंग न्यू बैंकिंग लाइसेंसेस, मतलब विदेशी बैंकों भी अलाउ किया गया, भी आप इंडिया में बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है, जिन्हें बोलते हैं फॉरेन बैंक्स, एंड इंक्रीज की एफडीआई लिमिट। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये पहले थी 26%, मतलब बाहर के विदेशी इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर में उसके इक्विटी के अंदर 26% तक, उस कंपनी के इक्विटी शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल के अंदर 26% तक इन्वेस्ट कर सकते थे। अब इस रेट को इंक्रीज कर देगा, ये हो गया अब 49%। याद रखिएगा, बुक में नहीं दिया हुआ है लेकिन ये करंट आपको बता रहा हूँ, तो आपकी नॉलेज के लिए अच्छा रहेगा, याद रखें। क्या सर, अब जो बाहर से पैसा हम लोग इन्वेस्ट करते थे ना, मीन्स हम लोग इन सेंस विदेशी हमारे है ना, फॉरेनर्स जो फॉरेन कंट्री के इन्वेस्टर्स जो इंडिया में इन्वेस्ट करते थे, ऐसे अलग अलग सेक्टर के अकॉर्डिंग लिमिट्स हैं। ऐसे ही इंश्योरेंस के अंदर ना पहले 26% तक अलाउ था, मतलब बाहर से इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर 26% तक पैसा आ सकता था। इंश्योरेंस सेक्टर का मतलब अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर, ठीक है। लाइक एग्जांपल, अगर आपने HDFC लाइफ इंश्योरेंस का नाम सुना हुआ है, तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस में बाहर के इन्वेस्टर्स इसके HDFC लाइफ इंश्योरेंस के शेयर्स में 26% तक पैसा इन्वेस्ट कर सकते थे, ये मैक्सिमम लिमिट था। पर इसको चेंज किया गया, 49% तक ले जाया गया। अब देखिए, इससे मैंने आपको बताया था, इसलिए बाय दैट 2025 तक ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट फंड जो कि इंश्योरेंस सेक्टर में लगभग
ट्रिलियन यूएस डॉलर हो सकता है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ऑलराइट, एक बार फटाफट से की पॉइंट्स को ऑब्जर्व करेंगे फिर आगे चलेंगे। देखिएगा क्या क्या देखा हमने, राइजिंग इनकम्स ड्राइविंग फ्रॉम द डिमांड फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज अक्रॉस इनकम ब्रैकेट्स, क्लियर है पॉइंट। एंड उसके बाद हमने देखा फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब आरबीआई ने अलाउ किया भाई छोटी छोटी जगह पे फंड्स और लोन्स अवेलेबल कराओ। ऑलराइट, एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पस मैंने आपको बताया था कितना बड़ा, वो लगभग 1 ट्रिलियन तक एक्सपेक्ट है हमको। क्रेडिट फैसिलिटीज, इंश्योरेंस फैसिलिटीज, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटीज जो रूरल एरियाज में प्रोवाइड की जा रही है, प्लस हाई नेटवर्थ जो इंडिविजुअल्स हैं दे कैन पार्टिसिपेट इन वेल्थ मैनेजमेंट क्रिएशन। वेल्थ मैनेजमेंट का मतलब होता है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को या कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास फंड अवेलेबल है, उन्हें फंड अवेलेबल कराने का काम करेंगे। ऑलराइट, ताकि उनका भी क्या होगा, अल्टीमेटली उनकी भी वेल्थ बढ़ेगी, वेल्थ मतलब मानी बढ़ेगा। ऑलराइट, एंड 5 to 6% जो है कि इफेक्ट रिलेटेड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इन लोअर म्यूचुअल फंड्स। एनीवेज, ये छोटा छोटा बात मैंने आपसे डिस्कस किया है। आपको एक काम करना है, इसको पॉज करके आप चाहें तो रिपीट करके एक बार वापस से पॉइंट्स को देख सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे डाउट है मुझसे पूछ सकते हैं। फटाफट से नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक देखते देखिएगा। अभी कहता है की फैसेट्स एंड ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। की फैसेट्स, क्या खास बातें ऐसी हैं जो हम इसमें ऑब्जर्व की गई हैं। आइएगा स्टार्ट कर लेते हैं। की फैसेट्स क्या है, plays a pivotal role, so pivotal role in accelerating the rate and volume of savings। क्या सर, से पिवटल समझते हैं, इंपॉर्टेंट रोल, इंपॉर्टेंट। पिवटल से मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल, इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सक्लूडिंग द रेट एंड वॉल्यूम ऑफ सेविंग्स। रेट एंड वॉल्यूम ऑफ सेविंग, वॉल्यूम समझते हैं यहाँ पे कह रहा है इन टर्म ऑफ साइज, मतलब अगर 1 लाख रुपया था तो वो इंक्रीज हुआ है 2 लाख रुपीज। जी हाँ, so size में waiving through provision of the different financial instruments and efficient mobilization of savings। जी हाँ, अब यहाँ पर क्या होगा, अलग अलग तरीके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। मान लीजिएगा आपके पॉकेट में 100 रुपीज है, आप मार्केट गए, आपको भूख लग रहा है, आपने डिसाइड किया कि अगर मैं इस 100 रुपए से क्या क्या खा सकता हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है, उस 100 रुपए में क्या क्या खा सकता हूँ, तो आप उस 100 रुपए के अकॉर्डिंग, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग सोचेंगे कि आपको कहाँ जाना है और किस जगह पे खाना है। आपकी पॉकेट में 1000 रुपीज है, याद रखिएगा, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कहाँ जाना है और किस जगह पे जाके खाना है। फॉर एग्जांपल, आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे या किसी स्टॉल पे खाना खाना पसंद करेंगे, इट डिपेंड्स ऑन यू। मींस आपकी इनकम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चॉइस अवेलेबल है कैसे इंस्ट्रूमेंट में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या करेगा, अल्टीमेटली ये आपकी सेविंग्स को क्या कर रहा है, मोबिलाइज करना, मतलब आपकी सेविंग्स जो है एक्टिव हो पाएंगे। एक्चुअली वो एक्टिव का मतलब मैंने कल समझाया था आपको, एक्टिव का मतलब अब वो इन्वेस्टमेंट कहीं यूज होगा, आपका कहीं पैसा इस्तेमाल होगा। तो ये यहाँ पे एक खास बात ऑब्जर्व की गई इसके अंदर। ऑलराइट, एंड यहाँ लिखेंगे इंक्रीजिंग द नेशनल आउटपुट by providing fund to corporate customers to expand their business operations। अब सोचने वाला बात है ना, देखो क्या कर रहा है, playing a significant role in what, increasing national output, why, how to put, कैसे प्रोवाइड किया गया फंड्स टू कॉर्पोरेट कस्टमर्स। सर कॉर्पोरेट कस्टमर्स कौन होता है, एग्जांपल आप देखेंगे कंपनीज क्या है कॉर्पोरेट कस्टमर्स, या कोई एलएलपीज या स्मॉल बिजनेस एंटिटीज, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये कौन है, कॉर्पोरेट कस्टमर्स। अब इन कॉर्पोरेट कस्टमर्स को क्या जरूरत पड़ता है, फंड का, या देखिए इनको क्या पड़ेगा जरूरत, फंड का। तो क्या करेंगे ये लोग, फंड अवेलेबल हो पाएगा इनको। सर फंड अवेलेबल हो पाएगा, हाँ फंड अवेलेबल होगा। जब इनको फंड मिलेगा तो इनका बिजनेस एक्सपांशन होगा, नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिएगा आज आप, एग्जांपल आपकी लोकेलिटी में, एग्जांपल तौर पे एक शॉप अवेलेबल, एक शॉप खुला हुआ, ठीक है, आपकी लोकेलिटी में शॉप ओपन है। आज उस लोकेलिटी के अंदर एक नया शॉप आपको और ओपन करना है, तो आपके पास क्या चाहिए, आपको फर्स्ट यू नीड फंड, ठीक है। अब अगर ये फंड आपको अवेलेबल करा दी जाए तो आप अपनी लोकेलिटी में या किसी और लोकेलिटी में भी जाके अपना बिजनेस एक्सपांशन कर सकते हैं। सेम ऐसे कॉर्पोरेट कस्टमर्स को फंड अवेलेबल होगा तो एक्सपांशन में जाएंगे। तो सोचने वाला बात है वही, आपका सेविंग्स मोबिलाइज होना स्टार्ट हुआ, ये फंड अवेलेबल हो कॉर्पोरेट्स को, कॉर्पोरेट में क्या होगा, एक्सपांशन। पहले हम मान लीजिए एग्जाम्पल एक सिर्फ पेन्स बनाते थे, आज हमारे पास फंड अवेलेबल है, अब हम मार्कर बनाने लगे हैं, आज हमारे पास फंड अवेलेबल है, हम व्हाइट बोर्ड्स बनाने लगे हैं। ग्रेजुअली क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है। ऑलराइट, नाउ फर्दर कंट्रीब्यूट सस्टेनेबिलिटी टुवर्ड्स, क्या सर, कंट्रीब्यूट सस्टेनेबिलिटी टुवर्ड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड राइजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। ऑफ कोर्स देखिएगा, एक ये वर्ड जो है
कंट्रीब्यूट सस्टेनेबिलिटी। एक बात समझिएगा, अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप सोच के देखिएगा, आई होप इसको समझदारी से समझेंगे, समझदारी से समझेंगे बिल्कुल। आपकी इनकम, करंट इनकम मान लीजिएगा आपकी 50,000 रुपीज, कितना है 50,000 रुपीज। अगर ये बढ़कर बाय योर मेकिंग इन्वेस्टमेंट, जब आपने स्टार्ट किया इन्वेस्टमेंट, आपकी सेविंग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुआ, उससे आपको इनकम बढ़ा और वो बढ़कर मान लीजिएगा आज हो जाती है वो 1 लाख रुपीज, आपको लगता नहीं है कि आपके लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में चेंजेस आएंगे? सो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में ऑफ कोर्स, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर आप एक बाइक मेंटेन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझेंगे तो आपको लगेगा कि इस लेवल पे आने के बाद में मैं यहाँ पर एक कार मेंटेन करना चाहूंगा। ऑफ कोर्स अगर यहाँ पे आप एक नॉर्मल ब्रांड्स के क्लोथ्स यूज कर रहे थे, तो इस लेवल पे आने के बाद क्या करेंगे आप? ब्रांडेड क्लोथ्स यूज करेंगे। इसे बोलते हैं लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स, इंप्रूव होना, मतलब रहन सहन के तरीके में एक नया बदलाव आना। तो ऑफ कोर्स ये कह रहे हैं कंट्रीब्यूट सस्टेनेबिलिटी टुवर्ड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कंट्रीब्यूट सस्टेनेबिलिटी मतलब सिर्फ एक जगह नहीं हम देखेंगे, और सभी जगह पे इंपैक्ट होगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्या होगा यहाँ पे? एंड राइजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, लोगों का देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, नई बिजनेस एक्टिविटीज होंगी, पैसा मिलेगा, पैसा बढ़ेगा, लोगों का अल्टीमेटली इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स भी बढ़ेंगे। ऑलराइट, नाउ एंड व्हेन हम देखें नेक्स्ट आइएगा, प्रमोट देखिए प्रमोट डेवलपमेंट्स ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी थ्रू रूरल डेवलपमेंट बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। इंपॉर्टेंट है, कह रहा क्या है देखिएगा, यहाँ पे हम आपसे कह रहे हैं कि वीकर सेक्शन क्या है आप जानते होंगे, बैकवर्ड। ऐसे लोग जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, उनके पास प्रॉपर फंड अवेलेबल नहीं है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे गाँव देखिए इस सिस्टम के थ्रू क्या किया गया, रूरल डेवलपमेंट बैंक्स। सो रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, आपने नाम सुना होगा, ये 2 लेवल का होता है, एक अर्बन लेवल पे होता है, मैं आपको बताऊंगा आगे, और एक रूरल लेवल पे होता है। ये बैंक्स क्या करेंगे, ऐसे एरियाज जो कि बैकवर्ड एरियाज हैं, अंडर डेवलप्ड है, रूरल एरियाज हैं, वहां पे क्या करेंगे, ये बैंक्स फंड अवेलेबल कराएंगे। क्या फंड अवेलेबल कराएंगे? ताकि उनको फाइनेंस अवेलेबल हो सके, ताकि वो अपना बिजनेस कर सकें, दोनों आरआरबी एंड कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, इनका मेन पर्पस क्या होता है, जो सोसाइटी का ऐसा एरिया है, ऑफ कोर्स हमारी कंट्री में ऐसे कई सारे गांव हैं, ऐसे विलेजेस हैं, ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि अभी भी डेवलप नहीं है, वहां पर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अवेलेबल नहीं है। तो इनका मेन फोकस क्या होगा कि ऐसे वीकर सेक्शंस पे, फॉर एग्जांपल फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करना, स्मॉल लेवल पे बेचारे जो स्टॉल्स छोटे छोटे बिजनेसेस कर रहे हैं उनको ना ये और फाइनेंस, इनको लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, और वो बहुत रिलैक्सेशन रेट्स पे होगा। एनीवेज नेक्स्ट देखते हैं, असिस्ट द कॉर्पोरेट कस्टमर्स टू मेक द बेनिफिट्स। देखिएगा यहाँ पे मेक द बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस बाय ऑफरिंग इफेक्टिव फाइनेंशियल एंड एडवाइजरी सर्विसेज। ये कॉर्पोरेट कस्टमर कर रहा है, कॉर्पोरेट कस्टमर्स कौन? कंपनीज, कॉर्पोरेट बॉडीज, स्मॉल बिजनेसेस, ये इन सबको जो कॉर्पोरेट फॉर्म में बिजनेस करती हैं, तो इनको कैसे हेल्प किया जाएगा? अब ये सर ये क्वेश्चन आ जाता है फाइनेंशियल डिसीजंस। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर एक बिजनेस में इक्विटी है, इक्विटी शेयर है, ध्यान से, एकदम ध्यान से, और उसमें क्या देखिएगा, लोन्स भी हैं। अच्छा, अब अगर लोन्स बहुत ज्यादा है, हायर है देन इक्विटी, लोन्स हायर है देन इक्विटी कम है और लोन्स ज्यादा हैं। अब ये लोन्स तो आपको पता है ना, अभी बताए थे कि मैंडेटरी, क्या लोन्स को रीपे करना तो मैंडेटरी है, रीपे करना ही होगा, रीपे करना ही होगा। मतलब सर अगर उस लोन की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ ये रीपे करना होगा, एक प्रॉब्लम भी तो है ना, उसको रीपे करने के लिए, मतलब लोन को रीपे करने के लिए ना आपको क्या चाहिए, मनी। आपका बिजनेस में मनी, और मनी कैसा आएगा जब प्रॉफिट होगा। तो मतलब ये सिचुएशन ऐसी है कि अगर एक कंपनी जब अपना फाइनेंशियल रेडी कर रही है, फाइनेंस मतलब अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रही है, उस वक्त बहुत ही सोच समझ के प्लानिंग करना होगा कि उसके लिए इक्विटी के थ्रू कैसा पैसा उसको है ना रेज करना चाहिए, या बैंक लोन्स के या फाइनेंशियल के लोन से कितना पैसा रेज करना चाहिए, क्योंकि वो लायबिलिटी अराइज हो रही है
कि अगर इनकम जनरेट नहीं कर पाया बैंक, कंपनी अगर इनकम जनरेट नहीं कर पाया तो याद रखिएगा वो बंद होने का नौबत आ जाएगा, असेट्स बेचने का नौबत आ जाएगा। तो ये बहुत बैलेंस करके चलना पड़ता है कि कितना परसेंटेज एक्चुअली हमें इक्विटी रखना होगा, कितना परसेंटेज लोन्स हो सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा लोन होंगे तो दिक्कत आ जाएगा। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, यहाँ पे आपने सुना होगा अनिल अंबानी की कई सारी कंपनीज डेट बर्डन की वजह से उनकी एसेट्स सेल आउट हो रही है। क्यों? क्योंकि उस पर डेट बर्डन बहुत ज्यादा है। इसलिए यहाँ पर एक और ऑब्जर्व किया गया, क्या असिस्ट द कॉर्पोरेट्स, देखिए बहुत बढ़िया बात बोल रहा है, असिस्ट द कॉर्पोरेट्स कस्टमर्स टू मेक बेटर फाइनेंशियल डिसीजन। बेटर फाइनेंशियल डिसीजन ताकि वो सोच के समझ के ये कैलकुलेट करके डिसीजन ले कि उन्हें किस फॉर्म में पैसा रेज करना चाहिए, शेयर कैपिटल के फॉर्म में, बैंक के लोन्स के फॉर्म में, या कॉर्पोरेट डिबेंचर्स इशू करके। ऑलराइट, नाउ फर्दर अभी देखिए एक और मजेदार बात बोल रहा है यहाँ पर, फैसिलिटेट फाइनेंशियल डीपनिंग एंड ब्रॉडनिंग। डीपनिंग का मतलब क्या है? फर्स्ट टू इंक्रीज इन द फाइनेंशियल एसेट्स as a percentage of a GDP and broadening means participation, increase the participation। या देखिएगा participation वर्ड यूज कर रहा है वो, किनका? नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन फाइनेंशियल सिस्टम। देखिएगा समझिएगा बहुत सारी बातें। आप चाहते हैं कि फाइनेंस भी अवेलेबल हो, ठीक है, तो आपके पास डिफरेंट वैरायटी के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, ऐसे अलग बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जिसके आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। साथ साथ आपको चाहिए होगा ऐसे बहुत सारे लोग जो उसमें इन्वेस्ट भी करें। तो यहाँ जो वर्ड यूज करा फाइनेंशियल डीपनिंग एंड ब्रॉडनिंग, तो डीपनिंग का मतलब वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड ब्रॉडनिंग मींस नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, एकदम क्लियर हो जाएगा। ऐसे सोच के देखिएगा, आप किसी मार्केट में गए, आप उस जगह आप शॉपिंग करना चाहते हैं और आपकी कुछ ग्रोसरी आइटम्स जो खरीदना चाहते हैं, अगर वो ग्रोसरी आइटम्स एक ही शॉप पे ऑलमोस्ट सारे अवेलेबल होंगे तो याद रखिएगा आपको अलग अलग नहीं भटकना होगा और आपको आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो अवेलेबल होगा। अगर वो एक शॉप सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल रखेगी और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल रखेगी तो वहां लोगों की भीड़ ज्यादा होगी। सेम जब यहाँ मार्केट में मीन्स इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगे, अलग अलग तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स भी होंगे क्योंकि वो अपनी इनकम और अपने रिस्क के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट भी कर पाएंगे। ऑलराइट, इसमें किसी भी पॉइंट पर आपको डाउट हुआ है तो फटाफट से एक बार जरूर देखना और कोई भी क्वेरी है वैसे डेफिनेटली पूछ लेना। ओके, चलिए डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ मैंने आपको छोटे से 2 पॉइंट डिस्कस किए हैं। यहाँ आगे जो है बैंकिंग सेक्टर के बारे में बात करूंगा जिसमें मैं डिटेल में जाऊंगा कि कॉमर्शियल बैंक्स क्या काम करते हैं। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बैंक्स हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। बैंक्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, दे प्ले वेरी क्रूशियल रोल इन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हाँ, बहुत बड़े मेजर प्लेयर्स हैं। बहुत डिटेल में जाऊंगा, सब समझाऊंगा, थोड़ा थोड़ा बताऊंगा भी अभी। जैसे हम बोलेंगे बैंक्स की कैटेगरी हमने बनाई है तो कॉमर्शियल बैंक्स हमने बनाए, यहाँ पर रीजनल रूरल बैंक्स बने हुए हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स अवेलेबल हैं। आजकल तो नया सिस्टम आ गया पेमेंट बैंक्स, ऑफ कोर्स पेमेंट बैंक्स अवेलेबल हैं। सो ये जो कैटेगरी है जो मैंने आपको डिस्कस की है, ये बैंक्स की कैटेगरीज है। जी हाँ, अगर मैं बोलूँ कॉमर्शियल बैंक्स नाम थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, डिटेल में जाएंगे आगे। कॉमर्शियल बैंक्स नाम 2 तरह की कैटेगरी का, पब्लिक सेक्टर बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा होगा? जो नेशनलाइज्ड बैंक है जिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल होता है, मेजर कंट्रोल इसका होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, डू यू नो इंडिया के अंदर 75% जो बैंकिंग है ना वो पब्लिक सेक्टर बैंक में है, मतलब जिसमें गवर्नमेंट का रोल ज्यादा है। प्राइवेट सेक्टर बैंक आपने नाम सुना होगा एचडीएफसी बैंक, जी हाँ एक्सिस बैंक, ये कौन से कैटेगरी के हैं? ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। ऑलराइट, ऑलराइट सर, तो ये कॉमर्शियल बैंक्स है। अब ये कॉमर्शियल बैंक से करते हैं, ये जनरल पब्लिक को, कॉर्पोरेट्स को, इंडिविजुअल्स को क्या करते हैं? लोन प्रोवाइड करते हैं। गवर्नमेंट को, हाँ गवर्नमेंट को भी लोन प्रोवाइड करते हैं। ऑलराइट, ये कॉमर्शियल नेचर के होकर बैंक्स हैं। इसके अलावा अगर बोलूँ स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक वो बैंक्स हैं जहां पर वो सोसाइटी के वीकर सेक्शन को प्रोवाइड कर रहे हैं लोन्स। जहां पर बड़े बड़े बैंक्स फाइनेंस अवेलेबल नहीं कराते हैं, वहाँ स्मॉल फाइनेंस बैंक छोटे लेवल पे मींस 1 लाख तक के लोन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, बट छोटे स्मॉल लोन्स क्रेडिट फैसिलिटी याद रखिएगा प्रोवाइड करते हैं, ऐसे जो कि बैकवर्ड एरियाज है उनके लिए। ऐसे पेमेंट बैंक्स आपने नाम सुना होगा, अभी तो बहुत फेमस है ये, पेटीएम, फोन पे, ठीक है, एंड अभी हमने बताया था इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक्स, ये सब के सब कैसे हैं? ये पेमेंट बैंक्स हैं। याद रखिएगा पेमेंट बैंक्स कभी लोन नहीं देते हैं, ये आपको आपके सेविंग की फैसिलिटी देंगे। ऑफ कोर्स आपने देखा होगा आपको सेविंग फैसिलिटी अवेलेबल होगी, फंड ट्रांसफर की अवेलेबिलिटी, फंड ट्रांसफर आप कर सकते हैं, आपने देखा होगा करके, ठीक है।
और इंटरेस्ट भी देंगे, पर ये लोन प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और कितना अलाउड होता है? 1 लाख रुपीज तक अलाउड होता है। तो पेमेंट बैंक की कैटेगरीज है। ऐसे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स दरअसल किस पे फोकस करेगा, याद रखिएगा, अर्बन एरियाज पे और रूरल एरियाज पे। अर्बन एरियाज को इंप्रूव करने के लिए वहां पे जो फंड अवेलेबल कराएगा, ताकि वहां स्मॉल स्केल यूनिट्स के जो बिजनेस हैं, ये स्मॉल बिजनेस हैं, ये अनडेवलप्ड एरियाज है, वहां पर फाइनेंस प्रोवाइड कराने का काम करेगा। ये 2 लेवल पे काम करता है, अर्बन लेवल पे एंड रूरल लेवल पर। ऑलराइट, इन सब की डिटेल में बहुत अच्छे से जाऊंगा आने वाले नेक्स्ट सेशन में। अभी थोड़ा सा आपको ब्रीफ बताया बस। याद रखिएगा जो आज पढ़ा है इसे आप जरूर एक बार देख लीजिएगा, ताकि हम लोग याद रखिएगा अच्छे से रिवाइज कर सकें। ऑलराइट, चलिए एंजॉय कीजिएगा, टेक केयर, गुड बाय।